गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज के अणुओं का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज के अणु टूटते हैं, उससे क्या बनेगा, जब ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो CO2 बनती है, जल बनता है और क्या बनेगा, ATP बनती है या एनर्जी बनती है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो रहता है वहां पे ग्लाइकोलाइसिस के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जितने भी एंजाइमों की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर रहती हैं। इसीलिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, दो चीजें याद रखने वाली है। इस पूरे स्टेप के अंदर 10 स्टेप के अंदर ये कंप्लीट होता है, और 10 स्टेप के अंदर हमें मेनली दो चीजें याद रखनी है कि जहां पे भी काइनेज नाम आए, ठीक है, जहां पे भी काइनेज नाम आएगा उसका मतलब क्या होगा कि या तो वहां ATP खर्च हो रही होती है या ATP बन रही होती है। दूसरा, जहां पे भी आपको काइनेज नाम दिखे वहां पे फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होगी। एक और चीज याद रखने वाली ये है कि इस तरह के एरो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन होती है वो दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शन होती है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलते हैं इनको। तो कोई मॉलिक्यूल जैसे A है और यहाँ पे B है तो A से B बन सकता है, B से A बन सकता है। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो उत्क्रमणीय रिएक्शन कहलाती है, दोनों दिशाओं में चलने वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, याद रखने लायक है। अब हम देखते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 वैज्ञानिक थे, एम्डन, मेयर और पार्नस, इन्होंने मिलकर इसकी खोज की थी ग्लाइकोलाइसिस की, इसीलिए इसे EMP पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होती है। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और ये कैसे ATP खर्च होती है और कैसे ATP बनती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज के अणुओं का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा, एंजाइम यहाँ पे जो काम में आता है उसे बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज। तो यहाँ पे काइनेज नाम आ रहा है, मतलब या तो ATP बनेगी या ATP खर्च होगी, और स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम किसी चीज या रिएक्शन को शुरू करते हैं तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी पहले हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो कुछ स्टेप्स के अंदर हम एनर्जी को खर्च करेंगे और आगे के जो स्टेप्स है वहां पे एनर्जी बनाएंगे या बनती है। तो पहले ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यहाँ पे कहां से मिल रही है, डायरेक्ट ATP से मिल रही है। ATP का मॉलिक्यूल टूटेगा और ATP बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट जुड़ेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, ATP का मॉलिक्यूल टूटेगा, ATP का एक मॉलिक्यूल टूटेगा और उससे फास्फेट अलग ग्रुप जो समूह होता है वो अलग हो जाता है। ये जो फास्फेट होता है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ से जो फास्फेट निकलेगा वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फास्फेट जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो अपना पहला स्टेप क्या होता है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन, ठीक है। अब बना ग्लूकोज 6 फास्फेट। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है उसका समयावी होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। समयावी का मतलब क्या होता है कि संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, संरचना अलग अलग रहेगी लेकिन इनके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर या समयावी बोलते हैं। अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है उसका समयावी कौन है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में और फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा या स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट का समयावी कौन है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है। अब बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट, अभिक्रिया स्टेप कौन सा हो गया, आइसोमराइजेशन।
अब ये जो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट है, ये फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज की उपस्थिति में, इसे शॉर्ट में पीएफके भी बोलते हैं, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कैसे ये कन्वर्ट होता है, यहाँ पे देखो एटीपी, ठीक है, एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, काइनेज, तो या तो एटीपी खर्च होगा या एटीपी बनेगा, तो एटीपी यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटेगा, इसमें से एक फास्फेट निकलेगा, वो फास्फेट जो है वो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट के पहले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एटीपी जब टूटता है तो एडीपी बनेगा, इस एटीपी के टूटने से एक फास्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वो फास्फेट का मॉलिक्यूल फ्रैक्टोज 6 फास्फेट के पहले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो आगे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ठीक है, एक तो पहले से ही छठे कार्बन पे फ्रैक्टो फास्फेट जुड़ा हुआ है, अब एक और फास्फेट आ रहा है तो वो पहले कार्बन पे जाकर जुड़ जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, या इसको बाइफास्फेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे काइनेज एंजाइम काम में आ रहा है, रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन, 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 4th स्टेप के अंदर देखो क्या बना हुआ है, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट हमारा बना हुआ है। अब जो 4th स्टेप आएगा वो क्या कहलाता है, क्लीवेज या विदलन कहलाता है। ठीक है, तो जो फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट होता है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है या 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज या विदलन बोलते हैं। फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज। तो 4th स्टेप अपना हो गया क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज। अब 2 टुकड़े कौन कौन से बनते हैं, एक तो बनता है डीएचएपी और एक बनता है पीजीएल, ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, समव्यावी होते हैं। तो डीएचएपी को हम क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रो एसीटोन फास्फेट। डीएचएपी का फुल नाम क्या है, डाइहाइड्रो एसीटोन फास्फेट। और पीजीएल का नाम क्या है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये एक दूसरे के समव्यावी होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो डीएचएपी जो रहता है वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में पीजीएल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक देखो, एक मॉलिक्यूल तो इसका पहले से था, अब क्या हुआ, डीएचएपी भी जो है वो पीजीएल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये भी इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे पीजीएल के। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, आइसोमरेज, तो डीएचएपी आइसोमराइज एंजाइम की उपस्थिति में पीजीएल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन। स्टेप कौन सा हो जाएगा, आइसोमराइजेशन। अब देखो पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल हो गए, ये इनमें 3-3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन होते हैं, इसमें भी इसमें भी कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो डीएचएपी जो है वो पीजीएल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के हो गए और इसके अंदर 3 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो आगे जो भी स्टेप्स चलेंगे उनके अंदर 2-2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे और कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, 6-6 कार्बन। ठीक है, 6-6 कार्बन मिलेंगे आगे और 2-2 मॉलिक्यूल काम में आने वाले हैं। जो भी एंजाइम काम करेंगे आगे, उन एंजाइमों पे 2-2 एंजाइम काम करेंगे। ठीक है, जो भी स्टेप चलेंगे और वहां पे 2-2 एंजाइम काम करेंगे, और जो मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं वो भी 2-2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे। अब देखो 5 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 5th स्टेप अपना कौन सा है, आइसोमराइजेशन। तो डीएचएपी जो है वो पीजीएल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब देखो पीजीएल के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है और इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन, तो 6 कार्बन हो गए टोटल। अब जो पीजीएल है वो यहाँ पे जो अगली प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है ना, जो 6th स्टेप होता है उसे क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे पीजीएल जो बना हुआ है, ये पीजीएल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट बनाता है। ठीक है, पीजीएल का जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो एसिड बनता है, अम्ल बनता है। ठीक है, इस अम्ल का नाम क्या है, एसिड का नाम क्या है, 1,3 बाइफास्फोग्लिसरेट। यहाँ पे NAD जो रहता है वो NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पीजीएल जो है वो पीजीएल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में प्लस इसके साथ में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलती है
जिसे क्या बोलते हैं H3PO4 बोलते हैं। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्लस में इनऑर्गेनिक फास्फेट कौन सा है, H3PO4 की है। इन दोनों की उपस्थिति में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से एक फास्फेट निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक फास्फेट निकलेगा और वो पहले जो PgAl का जो पहला कार्बन है वहां पर जाकर जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 फास्फोग्लिसरेट। देखो जो PG है ना उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इसके तीसरे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, फास्फेट जुड़ा हुआ है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है, जो PgAl है उसमें से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको ग्रहण कौन कर रहा है, NAD उसको ग्रहण कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब साथ में यहाँ पे एक H3PO4 भी काम कर रहा है। इसमें से जो फॉस्फेट निकलेगा वो फॉस्फेट इस PgAl के पहले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो कितने फॉस्फेट हो गए टोटल, 2 फॉस्फेट हो गए, एक तो पहले पे जुड़ा हुआ है और एक छठे वाले पे जुड़ा हुआ है। तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, 1,3 फास्फोग्लिसरेट हो जाएगा। और इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। ठीक है, स्टेप का नाम क्या हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन। अब 7th स्टेप के अंदर क्या होता है, 7th स्टेप में क्या होगा, जो 1,3 फास्फोग्लिसरेट बना हुआ है वो फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पे फिर से काइनेज नाम आ रहा है, इसका मतलब या तो एटीपी बनेगी या एटीपी खर्च होगी। और स्टेप कौन सा आ जाएगा, फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पर इधर वाले में हम क्या कर रहे हैं, एटीपी खर्च करते आ रहे हैं। तो ये पहला ऐसा स्टेप है जहां पे एटीपी बनती है। ठीक है, ये पहला ऐसा स्टेप है जहां पे एटीपी बनेगी। तो देखो 2 एडीपी से 2 एटीपी बन रहे हैं। अब यहाँ पे एडीपी जो है वो टूटेगा, इसमें से एक फास्फेट निकलेगा और उस फास्फेट को ग्रहण कौन करेगा, एटीपी। ठीक है, एडीपी टूटेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एडीपी के टूटेंगे और यहाँ से फास्फेट निकलेगा और फास्फेट को ग्रहण कौन कर रहा है, एटीपी ग्रहण कर रहा है, मतलब ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, एटीपी बन रहे हैं। तो 1,3 फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। यहाँ पे 2 एडीपी है, 2 एडीपी टूटेंगे और जो ऊर्जा निकलेगी वो, ठीक है, 2 एडीपी टूटेंगे और उनको ग्रहण कौन कर रहा है, एटीपी ग्रहण कर रहा है। 2 एटीपी मॉलिक्यूल इसको ग्रहण करेंगे। जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम क्या है, 3 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट बना है, इस 3 फास्फोग्लिसरेट का म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना, जो 3 फास्फोग्लिसरेट है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इस तरह से बना हुआ है ये। तो यहाँ पे देखो पहले 2 फास्फेट ग्रुप थे, यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप निकला और उसको ग्रहण किसने किया है, एटीपी ने। ठीक है ना, ये जो फास्फेट निकला है, यहाँ से देखो फास्फेट निकला, इस फास्फेट को किसने ग्रहण किया, एटीपी ने। एटीपी ने ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे कितना फास्फेट बचा, सिर्फ एक ही बचा। आगे वाला जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, 3 फास्फोग्लिसरेट, इसमें कितने फास्फेट बचे हैं, अब सिर्फ एक ही फास्फेट बचा हुआ है। अब ये जो फास्फेट है, ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट है, ये म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो 3 फास्फोग्लिसरेट है उसका समयावी कौन है, 2 फास्फोग्लिसरेट। अब ये जो म्यूटेज एंजाइम होता है, ये म्यूटेज एंजाइम क्या काम करता है, ये जो तीसरे कार्बन पे फास्फेट जुड़ा हुआ है इसको उठाकर ये दूसरे वाले पे जोड़ देता है, इस तरह से इसको उठाकर ये दूसरे वाले पे जोड़ देगा। तो इसका काम इतना ही होता है म्यूटेज का, कि ये फास्फेट को तीसरी जगह से उठाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे लाकर पटक देगा। अब विक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, स्टेप कौन सा है, 3 फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, समयावी है। तो स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन। ठीक है, स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन। अब देखो जो 2 फास्फोग्लिसरेट बना है वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीईपी या फास्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। यहाँ पे एक जल का मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ पे क्या होगा, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरेट से जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और क्या बनेगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पीईपी बोलते हैं, फास्फोइनोल पाइरुवेट या पीईपी बोलते हैं। ये जो स्टेप होता है, स्टेप को हम क्या बोलेंगे, स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है,
जल के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। अब क्या बना, फास्फोइनोल पायरुवेट बना। ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ये काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, देखो वापस काइनेज नाम आ रहा है, मतलब एटीपी या बनेगा या खर्च होगा। इधर हमने एटीपी खर्च किया, आगे एटीपी बन रहा है, तो ये दूसरी जगह है जहां पे एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एडीपी से क्या बन रहे हैं, 2 एटीपी का निर्माण हो रहा है। किस एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा, पायरुवेट बनता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल भी बोल सकते हो इसको, पायरुवेट भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो चलती है, कंप्लीट होती है 10 स्टेप के अंदर। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज का अणु टूटेगा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। यहाँ पे एटीपी टूटेगा, एटीपी से एक फास्फेट निकलेगा और वो ग्लूकोज के छठे कार्बन पे जाकर जुड़ जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के समव्यापी है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बना। अब जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज की उपस्थिति में फ्रैक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रैक्टोज 1,6 से डाई फास्फेट बनाता है। यहाँ पे भी एटीपी से एक फास्फेट का अणु निकलेगा और उसको एडीपी ग्रहण करेगा। तो एटीपी से जो एक फास्फेट निकल रहा है वो कहाँ पे जुड़ रहा है, फ्रैक्टोज के पहले कार्बन पे। ठीक है, पहले वाला जो कार्बन है वहां पे जाकर जुड़ रहा है। एक फास्फेट यहाँ पे पहले से था, एक और फास्फेट यहाँ पे एटीपी के टूटने से आया, तो टोटल कितने हो गए, 2 फास्फेट। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डाई फास्फेट, फ्रैक्टोज 1,6 से डाई फास्फेट। अब जो फ्रैक्टोज 1,6 डाई फास्फेट है उसका क्लीवेज होता है, वो 2 टुकड़ों के अंदर टूट जाता है एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। एक डीएचएपी बनता है और एक पीजीएल बनता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, समव्यापी होते हैं। डीएचएपी जो है वो पीजीएल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएचएपी जो है वो पीजीएल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पीजीएल के हमारे काम में आ रहे हैं। अब जो पीजीएल होता है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट H3PO4 की उपस्थिति में 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अम्ल बन जाता है। यहाँ पे 2 NAD से अणु, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, और एक फास्फेट का अणु जो होता है वो पीजीएल के पहले कार्बन पे जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ से तो फास्फेट का मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम कौन करता है, NADM को ग्रहण करता है। तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। अब जो 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट निकला है ये फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे 2 एडीपी से क्या बनेंगे, 2 एटीपी का निर्माण होता है और मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो एडीपी से फास्फो निकलेगा तो उसको एटीपी ग्रहण कर रहा है। तो एक यहाँ पे 2 फास्फेट थे, एक को एडीपी ने ग्रहण कर लिया, तो सिर्फ तीसरे वाले कार्बन पे एक फास्फेट बचा, इसलिए मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट जो होता है वो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के समव्यापी होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो रिएक्शन का नाम यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाएगा। म्यूटेज क्या काम करता है, म्यूटेज सिर्फ तीसरे वाले कार्बन से फास्फेट को उठाकर दूसरे वाले कार्बन पे ले आता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, 2 फास्फोग्लिसरेट। अब जो 2 फास्फोग्लिसरेट होता है वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है। 2 फास्फोग्लिसरेट में से इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। प्रोसेस को या स्टेप को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और क्या बनेगा, फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है। ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट होता है वो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल बना लेता है। यहाँ पे 2 एडीपी से क्या बनता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एडीपी से क्या बनेंगे, 2 एटीपी बनते हैं और क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुवेट बन जाता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस जो है वो उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है।